गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल NBGN एजुकेशन पर। 7th क्लास का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक, रेशों से वस्त्रों तक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो छठी क्लास में हमने पढ़ा था कि पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशों के बारे में और कुछ मैन मेड साइंथेटिक यानी जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, और जो पौधों से प्राप्त होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जो उनको बोलते हैं प्राकृतिक रेशे। और ऊन और आपने पढ़ा था कि ऊन और रेशम के रेशे भी जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को क्या कहते हैं? जांताओं रेशे भी कहते हैं, जांताओं रेशे भी बोलते हैं इनको। तो भेड़ और याक के बालों से जो ऊन है वो जनरली हम प्रिपेयर करते हैं, और जो रेशम के फाइबर कीट, रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है रेशम। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से हमें फाइबर मिलते हैं, यानी जो ऊन है वो हमें कहाँ से मिलती हैं, और इस ऊन में कैसे बदला जाता है, और वही ऊन से हम किस प्रकार से फिर स्वेटर बुनने के लिए बाज़ार से खरीदते हैं। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए इस अध्याय में, इस अध्याय के जो कुछ क्वेश्चन हैं उनका जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। भेड़ या जो बकरी है या जो याक है या कुछ अन्य जंतुओं से जिनसे ऊन की प्राप्ति की जाती है, ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती हैं? क्योंकि बालों के बीच अधिक मात्रा में जो हवा है वो आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, यानी वो वायु ऊष्मा की कुचालक यानी अपने अंदर से पास नहीं होने देती। और बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं, यानी ठंड के मौसम में भी जो भेड़ है या बकरी है या जो याक है वो क्या है, बाहर ही जनरली रहते हैं। तो वो उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं किससे? सर्दी से। तो ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। इस क्रियाकलाप में पढ़ेंगे हम कि अपने शरीर, बाहों और सिर के बालों को छूकर अनुभव कीजिए, क्योंकि आप अपने शरीर के बालों को यदि छूकर अनुभव करोगे तो कहीं पर जो आपके बाल हैं वो आपको मुलायम मिलेंगे, और कहीं पर आपको जो बाल हैं वो रूखे या मोटे मिलेंगे। इसी प्रकार जो भेड़ की जो त्वचा होती है, जो स्किन होती है, उस पर भी दो प्रकार के रेशे होते हैं, दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट अव्यवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। यानी जो सॉफ्ट हेयर होते हैं अंडर क्लोज टू द स्किन, यानी जो स्किन यानी त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं, इन तंतु रूपी जो बाल होते हैं ऊन बनाने के लिए रेशे यही प्रदान करते हैं। तो भेड़ों की कुछ नस्लों में, केवल भेड़ों की कुछ नस्लें ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर जो दाढ़ी के रूखे बाल है वो बिल्कुल ही नहीं पाए जाते। वो उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही पाए जाते हैं। और जो इस प्रकार की भेड़ें होती हैं उनका जन्म देने के लिए विशेष प्रकार से जो जनक है उनका चयन किया जाता है, ताकि उनके शरीर के ऊपर सिर्फ मुलायम बाल ही हो सके। और इस प्रकार की जो चयन की प्रक्रिया है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्णात्मक प्रजनन। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग, क्योंकि उसके अंदर एक गुण हो जाता है कि उसके अंदर जो दाढ़ी के रूखे बाल हो वो बिल्कुल नहीं पाए जाते, केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही पाए जाते हैं। और यदि तंतु रूपी मुलायम बाल पाए जाते हैं तो इसका मतलब वो क्या है कि उसके अंदर वो जो जितने भी उसके रेशे बनेंगे, जितने भी वो बाल हैं, वो उनके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसका किसका प्रयोग किया जाता है? ऊन बनाने के लिए उनका प्रयोग कर लिया जाता है। ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन से होते हैं? तो ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन से होते हैं? हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। यद्यपि भेड़ ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, यानी केवल भेड़ों से ही हमें ऊन प्राप्त नहीं होती है। फिर भी बाजार में सामान्य रूप से जो ऊन हमें मिलती है वो भेड़ की ही ऊन होती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। याक या रेडियर जो होते हैं ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है। या दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला लामा और अल्पैका से भी हमें क्या प्राप्त होती हैं? ऊन प्राप्त होती है।
बकरी के बालों से भी हमें ऊन प्राप्त होती हैं। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू एवं कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहाँ पर पहाड़ी एरिया बर्फ ज़्यादा पड़ती है। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं, जिन्हें फर भी हम बोलते हैं। इनसे बेहतरीन शोलें बनाई जाती हैं, जिसे पश्मीना शोले कहते हैं। ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जा सकता है। इन क्रियाकलाप में दिखा रखा है आपको जो ये चित्र है, जो दक्षिण अमेरिका में भेड़ें पाई जाती है, लामा और अल्पैका, और जो इस साइड में आपको दिखा रखा है ये क्या है, आपकी अंगोरा बकरी है, जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। तो क्रियाकलाप में क्या है, उन जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। यदि आप चित्र प्राप्त नहीं कर पाएँ तो इस पुस्तक में दिए गए चित्रों को देखकर भी उन्हें बनाने का प्रयास कर सकते हैं। यानी यदि आपको ये नहीं मिलते हैं कहीं भी, तो आप पुस्तक में बनाए गए चित्रों के अनुसार देख के बना सकते हैं। अपनी क्षेत्रीय और देश की अन्य भाषाओं में भेड़, बकरी, ऊँट या को जिस भी नाम से जानते हैं उन्हें पता लगाने का प्रयास कीजिए। यानी अपनी लैंग्वेज में या आपको क्या बोलते हैं, ऊँट को क्या बोलते हैं, बकरी को क्या बोलते हैं, पंजाब में क्या बोलते हैं, हिमाचल में क्या बोलते हैं, इस प्रकार से एक सारणी आपने बनानी है। अगला जो क्रियाकलाप है, भारत और विश्व के मानचित्र लीजिए। मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जहाँ में जंतु पाए जाते हैं जिनसे ऊन प्राप्त होती है। जैसे कि आपने जो राजस्थान है वहाँ हम मार्क कर सकते हैं कि यहाँ से हमें भेड़िया बकरी वहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में हम मार्क कर सकते हैं कि यहाँ जो अंगोरा बकरी है उसे विशेष प्रकार की ऊन पाई जाती हैं, जिसे शोले बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी एक्टिविटी है। रेशों से ऊनों तक किस प्रकार से रेशों से ऊन बनाई जाती हैं। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। इनके बालों को काटकर और फिर इन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाए। संसाधित का मतलब इसको प्रक्रिया के द्वारा इस लायक बनाया जाता है इन बालों को कि उससे ऊन बनाई जा सके। आइए हम इस प्रक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करें। भेड़ पालना और प्रजनन। यदि आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्र अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करेंगे तो आप गडरियों के भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। भेड़ शाकाहारी होती हैं। शाकाहारी मतलब वो केवल घास खाती हैं, तो वह घास और पत्तियां ही पसंद करती हैं। भेड़ पालक या जो पालने वाला होता है उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों यानी पसंद तो करती हैं घास और पत्तियों को, लेकिन इसके अतिरिक्त भी हम उनको ये चीज़ें खिला सकते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है या उन्हें पत्तियां, अनाज, सूखा चारा खिलाया जाता है। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है, यानी जो मुख्य उनका काम है ताकि उनसे ऊन प्राप्त की जा सके। ये उनका व्यावसायिक उपयोग भी है, क्योंकि यदि वो उस तंतु रूपी जो मुलायम बाल हैं उनको बेचेंगे तो उससे इनकम होगी। तो सारणी 3.1 में क्या देखा है, भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम दिए गए हैं जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है, और उनमें से प्राप्त होने वाली ऊन की गुणवत्ता और गठन को भी दिखाया गया है। भेड़ों की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है जिन्हें बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि पहले बताया गया है, इन भेड़ों के सेलेक्टिव ब्रीडिंग या वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो दाढ़ी वाले बाल होते हैं या जो रूखे बाल होते हैं वो बिल्कुल ही नहीं होते, उसके अंदर केवल मुलायम तंतु रूपी बाल पाए जाते हैं। इनमें से एक जन किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती हैं। जब पाली गई भेड़ों के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। यानी जब उसके जो तंतु रूपी मुलायम बाल हैं वो बड़े बड़े हो जाते हैं तो उसको क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। रेशों को ऊनों में संसाधित करना, मतलब अब तक तो हमने क्या किया, उन रेशों को काटा है, कहाँ से, भेड़ के शरीर के ऊपर से। अब उनको ऊन में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है ये पढ़ेंगे। स्वेटर बुनने और शाल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है जिसे निम्नलिखित चरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। फर्स्ट है चरण 1 में भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यानी सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले भेड़ के बालों को जो स्किन होती है किसकी, भेड़ की, उसके ऊपर से उतार लिया जाता है। इस प्रक्रिया को ऊन की कटाई कहते हैं। यानी क्या किया है आपने, केवल जो तंतु रूपी मुलायम बाल हैं उनको काट लिया है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊन की कटाई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए उस प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे नाई द्वारा बाल काटने के लिए जो मशीन है वो प्रयोग की जाती है, उसी प्रकार भेड़ों के बाल काटने के लिए
ये प्रयोग किया जाता है। तो ये जो सरणी 3.1 थी जिसमें नस्ल का नाम, ऊन की गुणवत्ता और जिस राज्य में वो पाई जाती है। जैसे नस्ल का नाम है लोही, ऊन की गुणवत्ता क्या है, अच्छी गुणवत्ता की ऊन है वो, और कहाँ पाई जाती है, राजस्थान और पंजाब में। तो लोही नस्ल की जो भेड़ है उसकी अच्छी गुणवत्ता की ऊन है और वो राजस्थान और पंजाब में पाई जाती हैं। रामपुर बुशायर, इससे क्या मिलता है हमें, भूरी ऊन प्राप्त होती है। कहाँ पाया जाता है, यूपी और एचपी यानी उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। नली, या जिसे हम नली भी बोल देते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, गलीचे की ऊन मिलती है। कहाँ पाया जाता है, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, यानी अपने प्रदेश में कौन सी पाई जाती है, नाली या नली प्रकार की भेड़ पाई जाती है जिससे गलीचे की ऊन मिलती है, जो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में पाई जाती है। बखरवाल जो नस्ल का नाम है वो ऊनी शोलों के लिए, यानी शोल जो हमें मिलते हैं ऊनी, उस कौन सी नस्ल के होते हैं, बखरवाल नस्ल के होते हैं और जम्मू और कश्मीर राज्य में वो पाई जाती हैं। मारवाड़ी जो नस्ल है वो गुजरात की है और इससे हमें क्या मिलता है, मोटी और रुक्ष ऊन प्राप्त होती है। पाटनवाड़ी जो नस्ल है वो कहाँ की है, वो भी गुजरात की है और ओझरी के लिए जो प्रयोग करते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं, पटनवाड़ी नस्ल का प्रयोग करते हैं। किस राज्य की नस्ल है, गुजरात की। बूझों को आश्चर्य होता है कि जब कोई उसके बालों को खींचता है तो दर्द होता है, परंतु जब बाल कटवाता है तब दर्द नहीं होता। ऐसा क्यों है? ऐसा तो भाई बिल्कुल सामान्य सी बात है कि जब बालों को कोई खींचता है तो कहाँ से खींचता है, उसकी जड़ों से खींचता है, यानी वो कहीं गड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी चीज़ से अटैच हैं। इसलिए जब उसको खींचता है तो वो क्या है, स्किन के साथ जब वो अटैच हैं तो इसलिए वो दर्द होता है। और जब उसको काटता है तो वो उसको ऊपर से काटता है इसलिए उसको दर्द नहीं होता। तो सामान्य बालों की गर्मी के मौसम में काटा जाता है। क्यों काटा जाता है गर्मी के मौसम में? तक क्योंकि जो सर्दी का मौसम होता है उसके अंदर क्या है, भेड़ों को सुरक्षित भी रखना है, किसे, सर्दी से, ताकि भेड़ों के बालों को सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सकें। बाल ऊनी रेशे प्रदान करती हैं, जो बाल होते हैं वो क्या करते हैं आपके, ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है, यानी इसी को सिंथेटिक किया जाता है। तो ऊन उतारने के दौरान भेड़ का कोई विशिष्ट कष्ट नहीं होता, जैसा कि आपको बाल कटाने या आपके पिताजी की दाढ़ी बनवाने में नहीं होता, उसी प्रकार भेड़ को भी इस प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। आपके पिताजी, या क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? त्वचा की सबसे ऊपरी वाली परत अधिकांश मृत कोशिकाओं से बनी होती है, साथ ही भेड़ के बाल फिर से उगाते हैं जैसे कि आपके उगाते हैं। इसलिए जो भेड़ या अपनी जो स्किन है इसके जो सबसे बाहर वाली कोशिकाएं होती हैं जनरली क्या होती हैं, वो डेड सेल होती हैं, यानी मृत कोशिकाएं होती हैं, इसलिए उनके ऊपर दर्द नहीं होता। व्यावसायिक संकट, ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है। क्यों है? क्योंकि बहुत से निम्न या जो लोग हैं वो क्या हैं, वो बिलो पॉवर्टी लाइन है या गरीब हैं, वो जनरली क्या है, भेड़ बकरी का पालन करते हैं। अब भेड़ बकरी का पालन करते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है, उसे ऊन प्राप्त होती है। दूसरा क्या है कि उनके प्रजनन के दौरान उनकी संख्या बढ़ती रहती है, संख्या बढ़ेगी तो उनकी इनकम भी बढ़ेगी, वो इसलिए जीविकोपार्जन का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। लेकिन कभी छटाई करने वालों का कार्य जोखिम भरा है, क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो एक घातक रक्त रोग का वायरस है। यानी जो उसकी छटाई करने वाले हैं, ऊन को काटने वाले हैं, वो किससे पीड़ित हो जाते हैं, एंथ्रेक्स नामक बीमारी द्वारा पीड़ित हो जाते हैं, जो एक ब्लड का डेंजरस यानी खतरनाक रोग है, जिसे सोर्टरस रोग भी कहते हैं। किसी भी व्यक्ति उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। ये हर फील्ड में होते हुए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में चले जाओ आप। जैसे अब जो हमारे डॉक्टर हैं, यदि वो कोरोना वॉरियर्स के रूप में हैं, ट्रीट कर रहे हैं, तो जनरली ये भी एक जोखिम भरा काम है, क्योंकि वो खुद भी क्या हो सकते हैं, खुद भी वो कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। जब उसकी छंटाई की जाती है तो उसकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए तो इस क्रम को क्या कहते हैं, वह अभिमार्जन कहलाता है। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है। तीसरा जो चरण है इसका, वो है अभिमार्जन के बाद छंटाई की जाती है। रोमिल और रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जबकि विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या पृथक किया जाता है। यानी जो
सबसे नरम बाल हैं, मुलायम बाल हैं, उनको तो कारखानों में भेज दिया जाता है, और जो विभिन्न गठन वाले बाल हैं उनको अलग रख लिया जाता है। जो इसका नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में छोटे छोटे कोमल हुए फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। जो क्या कहलाते हैं, बर कहलाते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों को पुनः विमर्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है, एक बार फिर उनको क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए प्रयुक्त ऊन होती है। तो इसी प्रकार से जो हमें मिलती है वो क्या मिलती है, ऊन मिलती है। जो इसका 5वां स्टेप है उसमें क्या है कि रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, ताकि हमें क्या है, अलग अलग प्रकार की ऊन मिल सके। क्योंकि भेड़ और बकरी को सामान्य ऊन काली भूरी या सफ़ेद होती है, लेकिन हमें जो बाजार से खरीद के लाते हैं वो क्या है, बहुत अलग अलग रंगों में हमें मिलती हैं। तो इसलिए उनके ऊपर क्या की जाती है, रंगाई की जाती है। अंतिम चरण है इसका, जिसे रीलिंग कहते हैं। जो इसका अंतिम चरण है उसे क्या कहते हैं, रीलिंग कहते हैं। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है, फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की ऊन के रूप में, और तो ये जो छठा चरण है आपका, ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे भाई। थैंक्स।